जय हिंद, नमस्कार। लेकर के आए हैं मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी। करिएगा मजाक, एक अप्रैल आ गया। हाँ, हिंदी पेडागोजी में पेपर 1 और पेपर 2, चाहे वो एसएसटी के पेपर में आते हो या साइंस के पेपर में आते हो, और 1 to 5 तो है ही अपना, तो सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ये देखिए ना, 15 दिसंबर 2024 के प्रश्न को उठाया हमने, हिंदी पेडागोजी। तो सारे प्रश्नों को इसी प्रकार 14 तारीख वाले और पेपर 1 14 तारीख वाले दिसंबर 2024 सारे प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं भाषा अधिगम लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन? केवल भाषा पाठ्य पुस्तक गलत कीजिए। मुद्रित समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध माहौल में भाषा तेज गति से, एक्सेलरेट स्पीड से विकसित होती है, अवचेतन नहीं। रोना, कुंजन, बबलाना, आप जानते हैं क्रम। सबसे पहले क्रंदन करता है बच्चा, फिर कुंजन करता है बच्चा, फिर बबलिंग 6 महीने में। ये सभी क्या हैं? ये प्री लैंग्वेज स्टेज है। प्री लैंग्वेज स्टेज, पूर्व भाषा चरण, इसी को पूर्व भाषिक अवस्था भी कहते हैं। कहता है गर्वेत, नाम है, अपनी कक्षा में अपने दोस्त मुहिम से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे तो दोस्तों से हिंदी में बातचीत कर रहा है, बात कर रहे हैं। अध्यापक ने आवाज दिया, रे बेटा गर्वित, यस कमिंग। बात तो हिंदी में कर रहा था, तुरंत इंग्लिश में वो कूदक गया, स्विच कर गया। यानी स्विच कर गया, कोड अंतरण, भाषा अंतरण, कूट अंतरण, कूट स्थानांतरण, नांतरण, कूट परिवर्तन, इसी को कहते हैं कोड स्विचिंग या कौशल परिवर्तन। एक ही भाषा बोलते बोलते यदि उसमें वो बीच में, अरे वाह हम लोग विनर हो गए, अरे वाह हम लोग विनर हो गए, एक शब्द अंग्रेजी का डाल दिया, तो ये था मिक्सिंग। कोड या स्विच या कूट का मिश्रण, सम्मिश्रण। अरे वाह हम लोग मैच जीत गए, मैच विनर हो गए। एक पूरी लाइन है या 2 पूरी लाइन है, उसमें बीच में अंग्रेजी वगैरह को मिला लिया, तो मिश्रण। लेकिन एक भाषा बोल रहे थे, दूसरे भाषा में कूदक गया अंग्रेजी में। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पद वाइगोत्स्की, और आया वाइगोत्स्की संस्कृत सामाजिक से संबंधित नहीं है। कहता है इसके फोल्डिंग आलंबन होता है। सामाजिक अंतःक्रिया, जेडपीडी क्या है? ये एलएडी, नॉम चॉम्स्की का यही है उत्तर। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफल के बारे में उल्लेख करता है। देखिए बच्चे ने जो भी सीखा वो है लर्निंग का आउटकम्स, अधिगम का प्रतिफल, और इससे होगा व्यवहार में परिवर्तन। अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर, आप किसी मित्र का फोन नंबर डायरेक्टरी में, फोन सूची में ढूंढ रहे हैं नंबर, तो वो विशिष्ट है ना। ये किसका उदाहरण है? विशिष्ट चीजों के बारे में स्कैनिंग। और सामान्य, सरसरी, विहंगम दृष्टिपात, विहंगम दृश्य अवलोकन, सरसरी पठन, सुरसुरी, स्कीमिंग, चीजों को छोड़ के पढ़ना, सामान्य जानकारी के लिए पढ़ना, ये सब कहलाता है आपका ये छोड़ के पढ़ना। तो ये फोन नंबर क्या है? विशिष्ट है, इसीलिए विशिष्ट जानकारी के लिए आप ए नंबर स्कैनिंग लगाएंगे। टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़ना, अक्षर दर अक्षर पढ़ना, हाथ, ये आंख और अक्षर का समन्वय करते हैं, बारीक से पढ़ते हैं, इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, बच्चों ने इस शब्द का अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें जीवन के संदर्भ में नए शब्द देने से क्या होगा? देखिए जीवन से जोड़कर
संदर्भात्मक जब नए नए संदर्भ शब्द दीजिएगा तो बच्चा उन्हें बेहतर ढंग से अर्थ समझ पाएगा, अर्थ समझ पाएगा। बर्बादी, भ्रमित। लेखन का कौन सा प्रकार? देखिए, हम खुद को कैरेक्टर के रूप में ढाल लेते हैं और अपने बारे में वर्णन करते हैं, चाहे कोई कहानी का लेखन लिखना हो, और लिखते लिखते हम दूसरों का भी वर्णन करने लगते हैं, यानी अपने आप को छोड़कर दूसरे के बारे में भी, कभी कभी नहीं भी। इसे वृत्तांत सुनाना कहते हैं, एनकडोट करना कहते हैं। एनकडोट अभिलेखात्मक, उपाख्यान अभिलेख, एनकडोट सारांश वर्णन, इसी की हिंदी होती है। एक होता है एनकडोटल, एक एनकडोट। एनकडोट में क्या करते हैं हम? लंबी चौड़ी दास्तान को छोटे से संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। क्वेश्चन है, किसमें सबका बच्चों का प्रतिभागिता, पार्टिसिपेटिंग दर्ज करने में सबसे अच्छा विधि? तो चर्चा करना। और चर्चा कब होता है? जब बच्चे समूह में होते हैं, ग्रुप में बच्चे बेहतर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब श्रोता किसी बात को सुनते समय किसी बात को सुन रहे हैं, विशेष या सूक्ष्म विवरण को सुनता है। देखिए, पूरी कहानी नहीं सुनाया जा रहा है। पूरा कहानी यदि सुनाता तुरंत कहते टॉप बात है ये। यहाँ तो छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे या विशेष विवरण को सुनाया जाता है। तो छोटी छोटी बातें यानी कि अक्षर, वर्ण, शब्द, ये बॉटम होता है, और फिर धीरे धीरे अप की ओर बढ़ेंगे। तो पहले विवरण सुना, विशेष, सूक्ष्म, छोटे छोटे, तथा समश्रोतीय शब्द, और उसके बाद फिर कॉग्नेट्स, समश्रोतीय शब्द, उसी से मिलते जुलते अन्य शब्द, और शब्द का क्रम, प्रतिमान, पैटर्न अप की ओर बढ़ गया। तो कौन सा, किस रूप में? आप कहेंगे ए नंबर। शीर्ष अधोगामी नहीं, टॉप, यानी पहले ऊपर। बोले तो मछली जल की रानी है, पहले कविता बता दिया गया, पूरी कहानी सुना दी गई, फिर बच्चे को हम वाक्य, शब्द, अक्षर, कोमल कमल, को से किताब बता रहे हैं। अधोगामी यानी डाउन की प्रक्रिया बाद में। तो बी नहीं, ए। नेक्स्ट, लघु कथा कहते समय एक छोटी सी कहानी, स्टोरी कही जा रही है पठन के दौरान। अच्छा, पढ़ रहे हैं, किसी चीज को पढ़ रहे हैं, देखो, हाँ ठीक है, सब सुनो, हम तुमको कहानी सुनाते हैं। पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए कहानी को कह रहे हैं, सुना रहे हैं सबको। तो कौन सी एक्टिविटी होगी? कौन सी एक्टिविटी होगी? विद्यार्थी कहानी की घटना के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। क्या इससे बढ़िया विकल्प नहीं है? शिक्षार्थी दो दो के जोड़े में, पेयर में पठन करते हैं, बिल्कुल ठीक है, पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते भी हैं। कितनी सृजनात्मकता का विकास होगा। ले, हम पलते हैं, तुमको थुनाते हैं, हम तुम थूनो, समझ दिया, तुम थूनो दोत, हाँ, तो दोत को थुना रहा है। बताइए कितनी अच्छी ये सहयोगात्मक गतिविधि, ग्रुप में सीखना, ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा, कथाकार, लेखक इत्यादि, धरती पे बहुत सारे लेखक, और बच्चे को लेखक या कवि बनाना उद्देश्य नहीं होता कि कथाकार का जीवन का टोटल विवरण, उसका चर्चा करो। किसका करोगे? प्रेमचंद का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, हरगोविंद का, विलियम शेक्सपियर का, किसका करोगे आप जी? इतने कथाकार हैं। अच्छा, और कभी मत लीजिएगा, मैं कह रहा हूं ना आपको, सीटेट में आपको विरला ही कहीं उत्तर मिले लेखक के बारे में, कथाकार के बारे में। कहते हैं अध्यापिका नए शब्द के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है कि इन शब्दों से वाक्य बनाओ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बेहतर ढंग से अध्यापक से ज्यादा ना बच्चे ग्रुप में अपने मित्रों के साथ सीखेंगे, जोड़े में, इसलिए बी नंबर। अगला है, तो प्रश्न पूछने का विद्यार्थियों की संक्षिप्त पाठ्य पुस्तक देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का उद्देश्य क्या है?
इस कार्य का उद्देश्य क्या है? देखिए, जब भी कहानी संक्षिप्त पाठ्य पुस्तक दे करके आप प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछना मतलब बच्चे को जिज्ञासा, चिंतनशीलता, रचनात्मकता का संवर्धन करना, बढ़ावा देना। बोले तो अपसारी चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन के लिए बढ़ावा देना। तो प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना, अपने काम में मतलब टीचर जी अपने काम में मदद ले रही है, अपने शिक्षार्थियों को यह अनुभव करवाने के प्रश्न बनाना कितना कठिन है बेटा। देखो, मैं टीचर हूं ना, मैं कितना कठिन काम करती हूँ, तुमको अब समझ में आएगा, समझ गए, ऐसा फील करवाना। आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाएं, क्यों? वो अध्यापक बन गए हैं जी। अब मतलब छोड़िए ना, आपको डी से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है, बस इतनी बात सुनो। कर रहे हैं बच्चों का लैंग्वेज का असेसमेंट, तो उद्देश्य किसका मापन करना है? आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? चलिए बताइएगा, मेरा बच्चा कितना निपुण हो चुका है, कितना महारत उन्मुखी हो चुका है, कितना प्रवीणता उन्मुखी हो चुका है। प्रवीणता, महारत या दक्षता या निपुणता भाषा में, यानी भाषा की पकड़ उसको बन पाई है कि नहीं, इसीलिए तो असेसमेंट करते हैं, टेस्ट लेते हैं। समग्र क्या कर रहा, योगात्मक नंबर आदि प्राप्तांक। सहपाठी की तुलना, देख तुम भोदवे रह गया, वो देख क्रीम बच्चा, क्या तुलना करोगे? उपलब्धि, देख 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 इतना ग्रेड आया, इसको इतने नंबर आए, इस सब से तो बचने बोला है मैंने आपको। बच्चा कितना मास्टरी ओरिएंटेड, प्रोफिशिएंसी ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड, लक्ष्य उन्मुखी, महारत उन्मुखी, प्रवीणता उन्मुखी या निपुणता उन्मुखी, कितना ज्यादा भाषा डेवलप कर पाया। और यदि नहीं तो मुझे फिर से बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। यही तो आकलन या मूल्यांकन का उद्देश्य है, मास्टरी ओरिएंटेड, यानी किसी भी विषय में महारती होना। और ये पॉजिटिव उत्तर होता है। अधिगम सामग्री, सामग्री का प्रयोग का उद्देश्य देखिए, कहता है कोई भी सामग्री, कोई भी ग्लोब या फिर मानचित्र का प्रयोग कर रहे, टीएलएम मटेरियल या जियो बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, अधिगम सामग्री का प्रयोग का उद्देश्य क्या है? अधिगम कार्य में संलग्न करना, कहते हैं विद्यार्थी का अधिगम प्रतिफल के प्रति आशान्वित होना, कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना, तो कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में ध्यान आकर्षित करना। क्या मिलेगा? ये नंबर। शिक्षण बी, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग का उद्देश्य विद्यार्थी के अधिगम के प्रतिफल के प्रति आशान्वित, यानी बेहतर सुधार के प्रति हम आशा करते हैं, बेहतर सुधार का प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स बढ़िया हो बच्चे का, यानी सीखने में प्रगति हो, व्यवहार में परिवर्तन हो, इसके प्रति हम आशान्वित होते हैं। तथा अधिगम कार्य में, अधिगम के कार्य में संलग्न, जुड़े ज्यादा से ज्यादा, ये ऑप्शन नहीं रहता तब इधर सोचते अपन। बी नंबर। आपकी एक विद्यार्थी प्रिय पुस्तक उठाती है, लीजिए पुस्तक उठा लिया, देखिए बोलिएगा दीवार या फर्श पर आड़ी तिरछी रेखा, कीरम काटे, स्क्रिबलिंग,
फर्श पर आड़ी तिरछी रेखा, दीवार पर भित्ति, भित्ति पर भी आड़ी तिरछी रेखा। क्या है? इमर्जेंट लिटरेसी। बोलिएगा क्या है? इमर्जेंट लिटरेसी। प्रारंभिक साक्षरता क्या कहलाता है? प्रारंभिक साक्षरता। तो इस प्रश्न को देखा जाए उसी तरीके से आप लोग बताओगे, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बच्चे ने, आपका छोटा भाई बहन ने आपकी पुस्तक उठा ली, अब फोटो देखने लग गया और कुछ से कुछ बोलने लगा। ये प्रारंभिक दक्षता है, इमर्जेंट लिटरेसी है, इनिशियल स्टेज वाला लिटरेसी है, बुनियादी पठन पाठन, बुनियादी दक्षता, आरंभिक दक्षता और उद्गामी साक्षरता। इसी को तो कहते हैं उद्गामी, यानी आरंभिक, बुनियादी, प्राथमिक, आधारभूत पढ़ने की अवस्था। चित्र देख रहा है बच्चा, संकेत के रूप में प्रयोग भी करते हुए कहानी पुनः कहती है, बुदबुदाती है कोई बच्ची। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए पुनः कहती है कुछ ना कुछ। किसका उल्लेख कर रहा है? तो इसे इमर्जेंट लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता, आरंभिक साक्षरता, प्रारंभिक दक्षता कहा जाता है। प्रारंभिक दक्षता, प्रारंभिक साक्षरता, बुनियादी कौशल, इसी को कहा जाता है। मैं अक्सर आपको कहता हूं डियर, याद रखें आप। देखिए बचना किससे है ये समझिए। आपके प्रश्न में था ना उपलब्धि प्रदर्शन, ये देखिए परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस आया? नहीं। परिहार यानी अवॉइड कर लेना, ये सब निगेटिव है। परिहार करना, किसी चीज से दूर भागना, क्या कहलाता है? परिहार। प्रदर्शन, दूसरे को परफॉर्मेंस। देख बड़की माँ कितना रिजल्ट आया, तोर पोता तो घचकनेल है, दिमाग से पैदल है। नामीकरण करने लगेंगे, तुलना करने लगेंगे। सर नहीं करना है। परीक्षा केंद्रित, मूल्यांकन केंद्रित, आकलन केंद्रित मत लेना। क्या लोगे सीटेट में? महारत उन्मुखी, अधिगम पॉजिटिव, मास्टरी ओरिएंटेड। कहता लक्ष्य उन्मुखी, ये सब सही होगा। निपुणता उन्मुखी, प्रवीणता उन्मुखी, प्रोफिशिएंसी ओरिएंटेड। आकलन या मूल्यांकन एक ही विधि का, एक रूपी अधिगम का नहीं होना चाहिए। यानी मानक, औपचारिक, स्थिरता, फिक्स्डनेस, योगात्मक आकलन वाला नहीं, एकदम मत लेना। हिनक कर लेना। विविध तरीके से आकलन, भिन्न, विभिन्नता, विविधता, विभिन्न आयाम। कहता है मतभेद, एक जैसा नहीं, अलग अलग, उसे कहेंगे मतभेदी आकलन। सही है। अलगाववादी, एक जैसा नहीं, अलग अलग, अलगाववाद वाला आकलन लीजिए, डिफरेंट टाइप्स। तभी तो होगा ज्ञान का रचनावादी उपागम, यानी ज्ञान की रचना हो पाएगी। नियम प्रक्रिया की अपेक्षा बोधन पर जोर, नियम पर जोर नहीं, नियम प्रक्रिया की अपेक्षा, कहता है बोध, अर्थ, बोधन पर बल देता है। ये सब इसीलिए उत्तर ऐसे ही होने चाहिए आपके। अब जरा देखिए क्या मैं बता रहा था। उद्गामी साक्षरता ना, इमर्जेंट लिटरेसी, उद्गामी साक्षरता, इसी को लिख दिया जाता है इमर्जेंट लिटरेसी, इमर्जेंट स्किल। बच्चे का पुस्तक उठाना, चित्र देखना, चित्र को पढ़ना, पृष्ठ पलटना,
ये सब कहलाता है डियर बुनियादी कौशल, आरंभिक कौशल या प्रारंभिक कौशल, आधारभूत कौशल, फंडामेंटल स्किल, इनिशियल स्किल, बेसिकल स्किल। और इसी में सुनना और बोलना को आपको कह देगा बेसिकल स्किल, इनिशियल स्किल, ये सारी बातें। ये नहीं मिलेंगे ना, मिल जाएगा दीवार पर यानी भित्ति पर, फर्श पर बच्चे का चित्र खींचना, लिखना, कुछ भी, कीरम कांटे, आड़ी तिरछी रेखाएं, ये सब आपके ना यही उद्गामी साक्षरता, प्रारंभिक कौशल, बुनियादी कौशल, इमर्जेंट लिटरेसी कहलाते हैं। इमर्जेंट होता है अंग्रेजी शब्द। दो चीजें और देख लीजिए, कहता है सक्रिय शब्दावली यानी कि जो एक्टिव वोकेबलरी है, इसी को दृश्य शब्द भी कहते हैं, दृश्य, दृश्यात्मक, जो खूब ज्यादा बोलने में यूज करते हो आप या लिखने में सर्वाधिक प्रयोग करते हो, उसी को कहते हैं सक्रिय, एक्टिव वर्ड्स। तो निष्क्रिय कौन होगा? पैसिव, जिसका आप बोलने में, लिखने में सर्वाधिक प्रयोग नहीं करोगे। बस इतनी सी बात है। अच्छा, 4 गो कौशल, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन यानी सुबोपली, इसको बांटा गया है 2-2 कौशलों में, 2-2 भाग में। कहता है क्या ना कि ग्रहित जो कौशल होगा ना, उसी का नाम देखिए, ग्रहित, ग्रह्यात्मक, ग्राह्य, ये सब निष्क्रिय कौशल हैं। अप्रत्यक्ष कौशल, चूंकि आप सुनना और पढ़ना, सुनकर और पढ़कर ज्ञान को ग्रहण करते हो, रिसीव, रिसेप्टिव स्किल, ग्रह्यात्मक कौशल। 2 ही तरीके से मनुष्य ग्रहण करता है, या तो सुन करके या तो फिर पढ़ करके, अखबार, समाचार पत्र, या आप टीचर को सुन करके, जैसे मुझे सुन रहे हो अभी, तो सुनना और पढ़ना ये इनडायरेक्ट स्किल कहलाते हैं, और प्रत्यक्ष, क्योंकि आप तो नहीं बोल रहे हो, प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, अप्रत्यक्ष। और निष्क्रिय कौशल के अंतर्गत आते हैं पैसिव स्किल, ज्ञान, सूचना या जानकारी को सुनकर या पढ़ करके ग्रहण करना, ग्रह्यात्मक कौशल, ग्रहित कौशल कहलाते हैं, लिसनिंग, रीडिंग। बाकी उत्पाद कौशल, अभिव्यंजनात्मक कौशल, उत्पादात्मक कौशल, अभिव्यक्तियात्मक कौशल, व्यंजनात्मक कौशल, एक्सप्रेसिव स्किल, बोलकर नहीं तो लिख करके, बोलना और लिखना, ये सब नाम प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सप्रेसिव, इन्हें सक्रिय कौशल भी कहते हैं, डायरेक्ट स्किल, प्रत्यक्ष कौशल भी कहते हैं। क्योंकि आप बोलते हो डायरेक्ट ना, खुद ना, तो प्रत्यक्ष बोलना, और नहीं तो फिर लिखना, कोई दिक्कत है? कहता है मौखिक जो रूप होता है भाषा का ना, उसमें सुनना आता है और बोलना आता है, 2 चीजें, सुनना और बोलना। बोलने को ना सर संचार, संप्रेषण, अभिव्यक्त बोलना या संभाषण भी कहते हैं। कहता है ये मौखिक जो होता है अस्थायी होता है, उड़िया जाएगा, उड़नशील। सुना और बोला ये अस्थायी होता है, टेम्पररी। लेकिन लिखना जो होता है ना, ये दृश्य होता है, आप देख सकते हो किताब या समाचार पत्र में लिखी गई बात को, दृश्य, भाषा का द्वितीयक स्वरूप, ये सुदृढ़ होगा, स्थायी होगा, रिटन फॉर्म, उसी लिखी गई बात को आप पढ़ते हो जी। लिखा नहीं जाता तो फिर आप नहीं पढ़ पाते, तो पढ़ना और लिखना ये भी होते हैं आपके क्या, द्वितीय कौशल के अंतर्गत, और लेखन का स्वरूप में आते हैं। चलिए इतनी बातें आपने सीख ली हैं, बस पुनः क्वेश्चन की सेगमेंट में हम लोग प्रवेश करते हैं। संभाषण को ही भाषण या वाक भी कहते हैं, अभिव्यंजना, अभिव्यक्त, संप्रेषण, विचार का विनिमय भी कहते हैं। वाक तो कहते ही हैं, सामूहिक वाक, सामूहिक वाक, श्रवण सुनने को कहते हैं,
पठन अस्थाई होता है, टेम्परोरी। साइन बोर्ड कह देगा, साइन बोर्ड किसी के द्वार पे घर पे लगा हुआ है, डॉक्टर फलना राम खिलावनी अतवाड़ी। रैपर्स जो भी चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, बच्चा उठा के लाता है, मम्मा ये चाहिए, वो रैपर्स है। चित्र आदि ये सब आप क्या करते हो जी? पढ़ते हो, सुनते हो क्या? ये रैपर्स, ये सब साइन बोर्ड, ये सब किस कौशल के अंतर्गत आती है? पढ़ने में। 4 कौशल है, लिखने में थोड़ा आएगा। साइन बोर्ड को आप लिख रहे हो क्या? साइन बोर्ड किसी के घर में टंगा हुआ है, बिस्किट या पन्नी या चित्र, आप पढ़ते हो जी, पढ़ते हो। तो पढ़ने वाले कौशल में ये सब आंसर लीजिएगा। लिखना जो होता है अस्थाई कौशल होता है, सुदृढ़, चिरकालिक, 50 साल तक टिकी हुई हैं, लंबे समय तक टिकी हुई हैं। चलिए पुनः आगे देखते हैं। कहता है अध्यापक विद्यार्थी और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? क्या इसे वासबैक इफेक्ट कहते हैं? क्या कहा जाता है? सामग्री, टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव अध्यापकों, विद्यार्थियों और सामग्री पर टेस्ट। वासबैक इफेक्ट क्या कहते हैं? बोलिए, बताइए। नहीं, वासबैक इफेक्ट, हाँ, भाषा परीक्षण का प्रभाव कहते हैं। वासबैक इफेक्ट वासवर्ण जो थे उनके तहत आया हुआ है। वासबैक इफेक्ट क्या होता है? सीखने में किसी विशेष कार्यक्रम या किसी प्रवीणता के बारे में ना मापन किया जाता है। सीखने के बारे में या फिर प्रवीणता के बारे में मापन किया जाता है, यानी विद्यार्थी किस हद तक प्राप्त कर पाया है नॉलेज को, ये जानना। विद्यार्थी किस हद तक प्राप्त कर पाया नॉलेज को, यानी कितना इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। मैं आपको पहले बता दिया, हिंदी अब हिंदी आ नहीं रही है, संस्कृत नहीं आ रही है, इंग्लिश उर्दू नहीं आ रही है। सब देखोगे ना आप, इंग्लिश पेडागोजी का ट्रांसलेशन है। वीडियो में बोल रहा हूं ऑन लाइव। क्या है? चोर हो गए हैं, काम चोर। साइंस में देखिएगा वही एसएसटी वाला क्वेश्चन लपेटेगा, खाली 60 गो अन्य अलग। देखिएगा आप, जो L1 में मिला L2 में उधर जाकर के दूसरे वाले में मिलेगा, वही सेम। ये चीज क्या है ना, इंग्लिश का पेडागोजी है, उसको खाली ट्रांसलेशन कर दिया। तो गूगल बाबा जब ट्रांसलेशन करेगा तो प्योर हिंदी आइबे करेगा, आप फंसोगे। इसलिए दिमाग की दही बन रही है। देखिए ना, वासबैक इफेक्ट मैंने प्रभाव पड़ना। वासबैक बोलिएगा, बैक रूप में जितना पढ़ा है आपने उसका टेस्ट ले रहे हो बैक रूप में, और कितना धुलैया हुआ, वास हुआ, वॉशिंग, हेलो, उसका कितना वॉशिंग हुआ, कितना प्रभाव पड़ा। यही तो आकलन है, भाषा परीक्षा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा या ना पड़ा। दैट्स इट, हो गया। इफेक्ट, प्रभाव कितना डाला बैक पढ़ करके, फिर से बैक आओ टेस्ट लेने में, और कितना वॉशिंग हो पाया है, वास बैक इफेक्ट हो गया। वरना समझ ही नहीं पाओगे, दिमाग की दही हो जाएगी, ना मास्टर जी समझा पाएंगे। प्योर हिंदी वाला ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन है। कक्षा का प्रभाव, क्या कक्षा का प्रभाव? विद्यार्थी का ना प्रभाव होना चाहिए, ज्ञान का। पुनर्बलन, चॉकलेट देना, डेयरी मिल्क इत्यादि। विधि, कहता विधि का प्रभाव। कार्पर्स इफेक्ट, विधि, कौन से मेथड का प्रयोग कर रहे हो आप, निगमन विधि, आगमन विधि, कौन से मेथड का? नहीं जी, भाषा परीक्षण आप चुन लो, क्योंकि आकलन किया जा रहा है। और पूछा गया 7 जुलाई 2024 पेपर 2। पेपर 1 में भी सेम क्वेश्चन पेपर 1 में भी रिपीट हुआ है जी। ऐसा तो सोच ही नहीं सकते हो आप 1 में आ गया 2 में नहीं आए। आइए कॉलम ए को मिलाइए, बिहा करवाइए कॉलम ए का बी के साथ। सोचिए जरा सा। ए का देखिए ए ही होगा, संप्रेषणात्मक शिक्षा भाषा शिक्षण CLT। भूल जाते हो तो पढ़वे मत करो जी।
सामाजिक रूप से, समाज में, संदर्भ में आप भाषा का प्रयोग करते हो। नहीं समझे? समाज में, जीवन में, संदर्भ माने जीवन में क्या करते हो? भाषा का प्रयोग। इसी को CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। अब कहता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आगमन विधि से पढ़ाते हैं, व्याकरण को आगमन तरीके से, मातृभाषा का सहारा नहीं लेते हैं। अब व्याकरण अनुवाद ले लो, GT मेथड, GTM मेथड। लिखित साहित्यिक सामग्री। हाँ, राधे श्याम, सीताराम। रूम पे गए थे क्या? अच्छा अच्छा, डायरेक्ट इधर आ गए हैं। आपको कैसे पता? यहाँ आपको पता है? नहीं वो तो कल ले बोले थे। जो व्यक्ति शनिवार व्यक्ति होता है, रविवार का व्यक्ति होता है। अपना तो 8 फरवरी तक सोना क्या, जगना क्या, भूख क्या, प्यास क्या, बस लगे हुए हैं। आइए ना, बच्चे लोग से वेट करते हैं। आइए प्लीज कम। चलिए मित्रों, आपने देख लिया ना, C नंबर हो गया। C नंबर। आप इतना जाने, डॉक्टर वेस्ट की न्यू मेथड जो है ना, वो कहती है कि हम रीडिंग यानी कि भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, ये पढ़ना पर जोर देते हैं वेस्ट महोदय। और वो भी 2 प्रकार का पढ़ना होता है, एक लाउड रीडिंग, एक साइलेंट रीडिंग। साइलेंट वाला मौन पठन पर जोर देते हैं। पढ़ना में भी मौन पठन पर, एकदम याद रखिएगा, मौन पठन पर डॉक्टर वेस्ट महोदय, नवीन पद्धति। समझे? तो ये तो D का 2 के साथ, D का 2 जानते हो डियर, एकमात्र विकल्प में। और जो इसको पढ़ के गया होगा ना, वो तुरंत कहेगा C नंबर उत्तर हमर मिल गेलो। काहे? अक्सर 90% केस में ए विकल्प लगभग समान रहता है, लगभग, हालांकि यहां तो नहीं। तो ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो C नंबर उत्तर है। चलिए, आपने देख ही लिया था। और यहां क्या कह रहा है? आदत के निर्माण के रूप में, जब किसी चीज को आप रटोगे 1.5 मिनट, आदत निर्माण कब हो जाएगी? मौखिक या अमौखिक रूप में? ऐसा मत। तो आदत निर्माण जब अनुकरण करेंगे, वेधन करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करते हैं, वो आदत बन जाती है। तो उसी तरह रटते हैं तो आदत बन जाती है। ऐसा व्यवहारवादी कहते हैं, बिहेवियरिस्ट, संज्ञानवादी नहीं, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग नहीं, क्रेशन, ये BF स्किनर, थॉर्नडाइक, IP पावलोव इत्यादि। कहता है, देखिएगा, भोजन का तालिका, रेल यात्रा का टिकस, कहता है समाचार पत्र, ये सब सर प्रामाणिक सामग्री, मानक सामग्री, विश्वसनीय सामग्री है। तीनों में कुछ भी उत्तर ले लेना गपाक से। विश्वसनीय सामग्री, C उत्तर। कहता है भाषाओं के बारे में सही नहीं है। देखिए, संस्कृत ना प्राचीन भाषा है, शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय। ये आधुनिक भारतीय भाषा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नहीं है, मिल। आधुनिक भारतीय भाषा जो बदल रही है, बदला हुआ स्वरूप है हिंदी का, अपभ्रंश है। संस्कृत तो बाबू दादा के जमानों से चला रहा है। संस्कृत क्या है? शास्त्रीय भाषा। और आप जानते हैं शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। 6। तुम सकते, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, तमिल। इसको तेलुगु ले लीजिए, इसको तमिल ले लीजिए, ये सभी है शास्त्रीय भाषा। जिनमें छेड़छाड़ नहीं हुआ है वो संस्कृत भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषा किसे कहते हैं ना जी? जिनका स्वरूप बदल गया है, बिगड़ गया है, तोड़ मड़ोड़ हो गया। आज बहुत सारे लोग हिंदी, प्योर हिंदी थोड़े बोलते हैं, तोड़ मड़ोड़ के अलग अलग, तो वो आधुनिक भारतीय भाषा है। ये गलत है, यही आपका नहीं होगा उत्तर है। बहुभाषावाद, देखिए, सबकी इज्जत, प्रतिष्ठा, अस्मिता का सम्मान रखिए।
समानता रखिए, भिन्न भिन्न नहीं। ये पॉलिसी नहीं है एक भाषा का, बहुभाषावाद होती है पॉलिसी। द संप्रेषण समाज से जुड़ा होता है, संबद्ध समाज से। अल्पसंख्यक भाषा जो कहता है प्रभुत्व है ना, जिसकी संख्या अधिक है उसकी भाषा का प्रयोग करो, तो वो भी गलत। सी उत्तर। किसी भी कहानी का समय और स्थान, देखिए कथानक ने 18वीं सदी में कहा कि 21वीं सदी में कि 19वीं शताब्दी में, से सेटिंग कहते हैं, सेटिंग कहते हैं। कहानी का अंत कैसे हो रहा है, क्लाइमेक्स कहलाता है। प्लॉट किस आधार पर है वो, क्या वो पारिवारिक कथा है, क्या वो प्रेम कथा है, क्या वो देश प्रेम पर से जुड़ी हुई है, उसे प्लॉट कहते हैं, कथानक कहते हैं। डी उत्तर। कहते श्रवण में क्या समझ, सर पहले तो कानों के पर्दे तक आवाज का टकराना, ध्वनि का पहुंचना, और उसके बाद अर्थ पहुंचना, अर्थ समझ आना, बोध, बोधन। ऐसा नहीं जैसा है वैसा ही, तदनुसार, इसलिए ये गलत। तदनुसार माने वैसा ही, सेम, उसके अनुसार, तदनुसार। तो सुनना और ध्वनि जैसी है, मतलब जैसा है वैसा ही। तब आप निष्कूटन क्या करोगे, डिकोडिंग निष्कूटन। बी 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 बॉम्बे। श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए सुन रहे हो आप, श्रवण से जुड़ी एक्टिविटी। बोल कौन रही है समाचार रेडियो में, जरूरी नहीं कि वो महिला है कि पुरुष है, ये जरूरी नहीं है, यही तो उत्तर है। बोलने वालों की संख्या अधिक है, या बीच में रोकते हो पॉज, बीच में से फंस फंस के आवाज आ रहा है। बोलने वाले की गति कैसी है, हड़बड़िया या लुसुर लुसुर, ये सब प्रभाव डालेगा। यानी ये सब सही है, प्रभाव डालता है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं है कौन, वो महिला है या पुरुष है, उनका जेंडर प्रभाव नहीं डालेगा। यही तो आपका उत्तर होगा। ए कहता कौन प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा कौशल ग्राह्य, वही रिसेप्टिव स्किल, और सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित करवाया। रेस्टोरेंट से, देखो ये कल्ड्रॉल है, इसे तस्तरी कहते हैं, ये प्लेट है। रेस्टोरेंट से कोई होटल में गया, हो सकता है गया होगा मोंगीज, गया होगा सेकेंड वाला वाइफ इत्यादि में, उससे जुड़ा हुआ वोकेबुलरी, शब्द संपदा। यानी ऐसे समझिए, एक कक्षा में गए, रेस्टोरेंट छोड़िए, कक्षा में जाकर के वहां पर जो जो वस्तु थी उनका शब्द संपदा से परिचित करवाया। कैसे बेटा, बोलो बोर्ड, बोलो डस्टर, बोलो चौक, ये क्या है, शब्द का भंडार घर बढ़ाना, शब्द का भंडार घर बढ़ाना। यानी शब्द का विकास करना, संवर्धन करना। कोश, शब्द कोश सामग्री से जोड़ना। ये नहीं ले लीजिएगा, सब में वह कालो गोड़ो भैया जी के सार हो के क्या कह रहा है, क्या रेस्टोरेंट गए या फिर कोनो सर्कस गए, वहां जो जो सामान देखे उस शब्द संपदा से परिचय करवाया, परिचित करवाया। समझिए। अरे बच्चा का वर्ड मीनिंग इकट्ठा करवाने के लिए वस्तु को देखा करके, जो भी रेस्टोरेंट में पड़ा था, कड़छी, चम्मच, कड़ाही, कल्ड्रॉल, बेलन, चकला, सब कुछ, वही तो शब्द संपदा है। इससे क्या होगा, बच्चे का डिक्शनरी, शब्दकोश विकसित होगा। समूह बनाकर, अच्छा समूह बनाकर के करवाया तो सहयोगात्मक गतिविधि, समूह बनवा करके करवाया गया। चलिए देखिएगा आगे। अच्छा ठीक है। हाँ, तान, बल का घात, तुमको बोलते हैं बलाघात, लय, राइमिंग, ये सब है छंद शास्त्र।
यानी छंद की बातें। छंद में यही कहते हैं, छंदोपाध्याय, छंद, छंद शास्त्र। इसमें क्या स्वर का शैली कैसा है, मधुर है, तान है, स्ट्रेस कैसा है, बलाघात, लय को क्या समझिए, सबका ध्यान रखते हो बोलने में, वाचन में। प्रेम की बातें, नहीं जाओ छोड़कर, मैं नहीं जी पाऊंगा, मैंने बेइंतहा तुमसे, मेरा खुदा, मेरी जहन्नम जू, मेरी आरजू, मेरी जुस्तजू, मेरी तमन्ना, सब कुछ तुमसे है, तुमसे ही। ये तो हो गया लय कैसा, बल का घात कैसा, निम्न स्तर का। डांटते हैं क्रोध, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मिस्टर बाहुबली, कटप्पा तुम्हारा काट के बाल मात्र 10 रुपये में उस्तरा कर देगा। अब जोर डालते हैं जी, बल का घात डालते हैं। अरे उतना काहे को समझ रहे हैं जी, बहुत कम श्रृंखला में बहुत सारे क्वेश्चन करवाना है हमको, आप इतना नोट कर लो। इसे कहते हैं छंद। होता है ना जैसे छंद, दोहा, चौपाइयां, अलंकार, वैसे ही छंद है। छंद में ये विशेष कर पाया जाता है। आइए, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी को समूह का ग्राहक, अच्छा समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक। देखिए अभिनय, ठीक है, तुम ना मकान मालिक बनो, तुम प्रॉपर्टी डीलर, तुम ना किराएदार बनो। बाबूजी कोई मकान मिलेगा क्या? देखो मैं तुम्हें मकान तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें आधार कार्ड देना होगा। और मैडम और क्या कर सकते हैं? देखो मैं बोल रही हूँ ना, तुम जो है ना 1 से 5 तारीख तक में मकान मालिक का पैसा दे दिया करना, नहीं तो 6 तारीख को तुम्हें ना रूम से निकाल दिया जाएगा, समझ गए? ठीक है बाबूजी, ठीक है मालकिन, मैं कर लूंगा, मैं ध्यान रखूंगा आपकी बातों को। मैम साहिबा और कुछ? तो आप क्या कर रहे हैं? भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा बोलेगा रोल प्ले से कौन सी? वाचन कौशल विकसित होता है। कौन सा? सुनना नहीं ले लीजिएगा, लिखना नहीं। वाचन, संप्रेषणात्मक कौशल। कौन सा कौशल? भूमिका निर्वाह, लिख लीजिएगा। आइए, विद्यालय में योगात्मक द्विभाषिकता का अनुसरण करना चाहिए, बच्चे के संबंध पैदा होने संस्कृति को नहीं। ठीक है, कहता है योगात्मक द्विभाषिक, द्विभाषावाद का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम उनकी संस्कृति, बच्चा किस समाज से है, किस संस्कृति से, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी नंबर, संस्कृति को ध्यान रखोगे ना, समाज को, संस्कृति को, बच्चा किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसकी मातृभाषा क्या है, उसको महत्ता देंगे। यहां कह रहे हैं संस्कृति को कोई मतलब नहीं, इसलिए गलत है अंग्रेजी शिक्षा। अच्छा बाकी पे बात करनी है क्या? समाज संस्कृति पे ध्यान देना जरूरी है। कोझिकोड केरल में है, ठीक है, केरल की भाषा मलयालम, केरल की भाषा मलयालम। प्रश्न पढ़िए, वही अर्जन और अधिगम से आ गया है। बोली अपन, हाँ समझ गए, समझिए कि मार दीजिएगा कि ये तो सामाजिक बोली है। सी नंबर ना, समाज में बोली जाने वाली भाषा जी। कहता है कोझिकोड एक विशेष समुदाय में बोली जा रही है। कौन से विशेष समुदाय? समुदाय में बोली जा रही है। इसे क्या कहते हैं? सामाजिक वाक कहते हैं, सामाजिक वाक, सामाजिक बोली कहते हैं। मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। थोड़ी सी क्या है? अलग है ना। तो क्षेत्रीय बोली कैसे हो गई? क्षेत्रीय भाषा, दोनों जगह का भाषा एक जैसा होता बड़े भूभाग में, तब ना रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपको होने से रहा नहीं। कहता है थोड़ी सी भिन्न है, अलग है। थोड़ा सा दूर गया, मलयालम बोला जा रहा है, थोड़ा सा दूर जैसे गया, जगह बदला, तो कहता है मलयालम थोड़ा सा अलग है दूसरे जगह का, कुछ मिलावटी है। सही बात है, तो वो क्षेत्रीय भाषा नहीं होगी। विशेष समुदाय, विशेष समुदाय के द्वारा बोली जा रही है ना, उसे कहता है सामाजिक बोली। क्या कहते हैं? विशेष समुदाय के द्वारा बोली जा रही है तो उसे हम कहते हैं सामाजिक बोली, सामाजिक भाषा। अब लोग पढ़वे नहीं करते हैं, तब तो हम यही बोल सकते हैं। बोलिएगा बोली, मेन भाषा, मूल भाषा, जन्मजात भाषा, वास्तविक भाषा।
लहजा क्या है? किसी भाषा को बोलने का जो तरीका है कि कैसे बोली जा रही है। और समझिए, बोली बोलिएगा, सामाजिक बोली। और पढ़ते जाइए, सब उत्तर है। मातृभाषा, सामाजिक बोली। अच्छा, क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के सामाजिक या समूह के द्वारा वाक या समूह वाक। तब फिर लेंगे क्षेत्र या उस समाज के समूह द्वारा, लेकिन वहां क्षेत्र या उस समाज के समूह के द्वारा क्या थी? थोड़ी अलग थी। तो हमने उत्तर क्या लिया? सामाजिक बोली, सामाजिक समूह वाचन। ये है जी, खुद भी लुल्ल रह जाएंगे और दूसरे को भी मोटिवेशन नहीं देते हैं। सोचिए, हमको भी मोटिवेशन चाहिए। चलिए, क्या है? मलयालम की सामाजिक बोली है सामाजिक वाक, सामूहिक वाक, सामाजिक सामूहिक वाक, वाक वाक मैंने बोलना। आगे देखिए, अब क्या है? कहता है नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थी को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए शब्द संपदा, यानी कि वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी गतिविधि किस रूप में जाना जाएगा? एक दुकान है, दुकान में पाया गया परिवार, संबंध, भावनाएं। या फिर चार ऑप्शन में से किसमें मिल जाएगा ये तीनों? और बच्चा तीनों शब्द संपदा को अधिगम कर लेगा, तीनों शब्द संपदा को सीख लेगा। किसमें ऐसा मिलेगा? ए नंबर। अच्छा, सी मिल रहा है आप लोगों को? आप लोग तो बहुत महान हो गए हैं। तो परिवार, संबंध, भावनाएं, शब्द समूह, शब्दों का समूह है, समूह शब्दावली, शब्द जाल, पजल तो दिया नहीं जा रहा है। एक बात बताइए, थीम पर आधारित शब्दावली है परिवार, संबंध, भावनाएं। देखिए ईवीएस है, आपका पूछा गया प्रश्न है। समझिए जरा सा, ईवीएस रहे या फिर मैथ रहे, जीवन का कोई भी क्षेत्र रहे, आप इतना देखोगे, ईवीएस जरूरी तो नहीं है। परिवार आपके जीवन से बाहर है या आप ही के समाज में देखने को मिलता है, यानी आपके थीम में, थीम आधारित होता है, आपके प्रकरण में संदर्भ से जुड़ा होता है, आधारित शब्दावली। कहता है संबंध, फुफुया सास, मौसिया, जठिया सास, फुफ्फा, भैया, भाभी इत्यादि। ये संबंध भी हमें मिलता है कहां पर? परिवार में ही। परिवार में ही देखने को मिलता है संबंध और एक दूसरे से जुड़ी हुई सामाजिक भावनाएं। आप कैसे कह सकते हो शब्द का ये समूह है? तब तो जितना कुछ लिखते जाओ शब्द समूह ही है। समूह यानी ग्रुप। शब्द का समूह होता कब? जब आप कहते हैं परिवार, मित्र मंडली, एक छोटा सा आश्रय स्थल में रहने वाले 2-4 सदस्यगण, एक जैसे शब्द यानी पर्यायवाची वाले, तब तो फिर क्या देते? आपका सटीक जो उत्तर होगा वो संदर्भ पर आधारित शब्दावली, जीवन पर आधारित शब्दावली, यानी थीम पर आधारित शब्दावली। और सीटेट आयोग ने भी इसका उत्तर यही लिया, कारण यही। अब आपको नहीं पचा तो आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी दीजिए, जरा सा छोड़ दीजिए। समूह शब्दावली, शब्द जाल, ये थीम आधारित शब्दावली है, चूंकि हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ थीम है। ये भावनाओं की बात करें, क्रोध की बात करें, ईर्ष्या की बात करें, गुस्से की बात करें, या ब्लड रिलेशन। क्या कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। भावनाएं, इमोशन, सीडीपी के प्रथम चैप्टर में पढ़े हैं। आगे बढ़िए। देखिए, वह भाषा क्या है जिसमें हम दिन प्रतिदिन के लिए बिक्स
में आई का मतलब है आमने सामने, इंटरपर्सनल यानी पारस्परिक, परस्पर, बेसिकल इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, बेसिकल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आमने सामने होकर के समाज के लोगों से हम बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं डेली रोजमर्रा के लाइफ में, इसे बिक्स कहते हैं। यही आमने सामने नहीं दिया रहता तो हम सीएलटी मार देते। परस्पर बिना जुड़े आप रोजमर्रा डेली लाइफ में प्रयोग करते। अच्छा, बिक्स 2 साल तक, ठीक है, और 2 साल से अधिक बच्चा जैसे होता है तो फिर वह 6 साल 7 साल तक CALP, काल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अकादमिक भाषाई दक्षता, अकादमिक भाषाई निपुणता, अकादमिक भाषाई संप्रेषणात्मक निपुणता प्राप्त करता है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, एकेडमिक, अकादमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी माने दक्षता। तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषाई दक्षता, काल्प को, और स्कूल की बातें होती हैं ये। तो हमारा उत्तर बिक्स, चूंकि आमने सामने शब्द इसीलिए दिया है, परस्पर, आई का मतलब इंटरपर्सनल, परस्पर, आमने सामने एक दूसरे से जुड़ करके बोलते हैं। और शुरुआती दौर में मातृभाषा बच्चा ऐसे ही सीखता है। अधिगम प्रतिफल, बच्चे ने पढ़ाई के बाद, कोर्स समाप्ति के बाद, करिकुलम के बाद क्या रिजल्ट, ज्ञान या अभिवृत्ति क्या प्राप्त किया, इसे आप कहते हैं ना अधिगम का प्रतिफल कहते हैं, अधिगम का प्रतिफल कहते हैं। चलिए अब अपन ना क्वेश्चन को बस 3 मिनट में कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। अब खत्म हो गया है ये। आज हमने पेपर 2 के सारे प्रश्नों का एनालिसिस किया। अगली श्रृंखला पेपर 1 पर रहेगी। तो बात आप समझ गए ना, वो क्या कहते हैं ना। हाँ चलिए, पेपर 1 इसके बाद श्रृंखला रहेगी। हालांकि दोनों का प्रश्न दोनों में एकदम दोनों सेम है जी, वो उसमें अलग वाली कोई बात नहीं है। ई आप देख लिए ना, आमने सामने मैं बोल रहा हूं तो बिक्स हो जाएगा, बेसिकल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बुनियादी या आधारभूत, दारभूत, अंतरव्यक्तिक इंटरपर्सनल, इसी को परस्पर कहते हैं, संप्रेषण का कौशल। और काल्प में क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, संज्ञानात्मक अकादमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लास रहेगा, कक्षा रहेगा, भाषा प्रवीणता या निपुणता या दक्षता। तो ये क्लास में जब बोल देगा तो ये बी नंबर। आगे क्या था ना, मिडिल स्तर पर जो है छोटी सामग्री कठिनाई, सत्ता न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री का अर्थ और विचार पर चर्चा। देखिए कोई पाठ दे दिया, टॉपिक दे दिया और उस पर विचार करने के लिए चर्चा करने बोल दिया। कब चर्चा करेगा? जब बच्चा चिंतन करेगा। अब सारी चिंतन, समालोचनात्मक साक्षरता यानी कि ज्ञान का कौशल विकसित होना। पेडागोजी यहां क्या कर रहा है? लैंग्वेज का विकास, ए नंबर। हाँ सही है। व्याकरण के शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया, प्रोसीड्यूरल नॉलेज क्या होता है ना, किसी चीज का कैसे जीवन में उपयोग करते, लिख लीजिएगा मित्रों, प्रक्रियात्मक प्रवाह या प्रक्रियात्मक ज्ञान, इंग्लिश में प्रोसीड्यूरल नॉलेज किसे कहते हैं? जीवन में, प्रक्रिया में, यानी कि कैसे यूज करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे किसी प्रश्न का, किसी व्याकरण का, किसी नॉलेज का, किसी तत्व का, कैसे आप उपयोग करेंगे, ये जान लेना ही कहलाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक कौशल भी देखने को मिलता है। अच्छा, कक्षा 7 के तो जोड़ी में कार्य करवाती है, अच्छा पेयर में कार्य करवाती है, तो पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, पारस्परिक श्रुत लेख यानी सुनकर लिखा गया लेख, डिक्टेशन, तो वाक्य श्रुत लेख। पहले तो प्रश्न को पढ़ा जाए।
प्रश्न को पढ़िए, आप खुद दे कहिएगा कि यहाँ गतिविधि हो रही है जिसमें सभी जोड़ी में 10 वाक्य कहानी पर काम करते हैं। 10 वाक्य, पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ता है और दूसरा जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। पहले ने पढ़ा, मेरा पार्टनर है, ठीक, पढ़ा उसने, मैंने लिखा, वही ना कह रहा है, सुन करके ना लिखे थे जी, श्रुत लेख डिक्टेशन, सुना, श्रुत, श्रुत, शुरू माने सुनना और फिर लिखना, श्रुत लेख, पारस्परिक तो होगा ही। मैं ये कह रहा था श्रुत लेख होगा कि सुनना खाली हो जाएगा कि लिखना, और श्रुत लेख कर वाक्य का, वाक्य नहीं जी, पारस्परिक, जब जोड़ी में कह रहे हैं, जोड़ी में। प्रश्न खाली होमनो नियर है, कुछ नहीं। तो निम्नलिखित में संकेत साइन लैंग्वेज आ गया। चलिए बताइए, साइन लैंग्वेज, संकेत भाषा में क्या करते हैं हम? अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या बताया आप? माने कि संकेत भाषा का हम जानते व्याकरण होता है? संकेत भाषा का व्याकरण हम अब नहीं पढ़ाएंगे, इतना चीख चीख के पढ़ाए, संकेत भाषा का व्याकरण होता है। ये बात सही है जी, ये गलत है, यही उत्तर है। सर बोल रहे हैं, बुझ सुनाइए में नहीं आया कि कुछ ही बोल रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र में सही है, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी प्रथम भाषा। जरूरी है क्या हिंदी प्रथम भाषा के रूप में? अंग्रेजी प्रथम, घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप, मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। ए नंबर ठीक है ना? आगे बढ़े। देखिए बच्चे का रिमेडियल टीचिंग, बच्चे की कमी को जानना, बोलिए निहित रिक्ति को जानना और फिर से शिक्षण करवाना, सिखाना, त्रुटि को दूर करना। चलिए उत्तर बता दीजिए। अपने पढ़ाने में सुधार लाने की जरूरत है, बच्चा को न सुधार कीजिएगा। समझिए, जीटी मेथड में व्याकरण विधि में आता है क्या? मातृभाषा। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा नहीं आता है, नहीं प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न भूमिका के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। समूह संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास की सृजित होता है। परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? ये कहता है संचारात्मक CLT, संचारात्मक संरचनात्मक उपागम। ये तो तब तो कंस्ट्रक्टिव, ये तो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा ना, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, मॉडल पारस्परिक शिक्षण। ये है क्या? व्याकरण अनुवाद विधि, सहयोगात्मक अधिगम समूह। और क्या हो रहा है ना, संवाद करते हैं समूह में, समूह में, यानी कि मातृभाषा का यहाँ प्रयोग होगा। पारस्परिक, अच्छा समूह में कर रहे हैं तो पारस्परिक शिक्षण क्यों नहीं होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी समाज के बारे में दिया जा रहा है बात, क्यों नहीं होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा कि नहीं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत। बच्चे समाज में सीखते हैं, समूह में सीखते हैं ना। बी नंबर उत्तर हो जाएगा ना, पारस्परिक शिक्षण, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम गतिविधि दिया गया। क्या दिया है? सहयोगात्मक गतिविधि। और बच्चे समूह में बच्चा बेहतर सीखता है, समूह में बच्चा बेहतर सीखता है। ठीक है, पारस्परिक, ये समूह, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, सहयोगात्मक समूह। इसमें क्या है ना, ऐसा नहीं कह रहा है क्वेश्चन में कि मातृभाषा का सहारा लिया जा रहा है। बी बी बी
इसे क्या कहेंगे आप? बहुभाषा शिक्षण। बहुभाषा शिक्षण कहता है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और विद्यार्थी कहती है कि उसे भी जो भाषा आती है तुम उसी में सुनाओ। कलिया मलयालम आती है, तमिल आती है, जिसमें भी आती है। बोल दीजिए ना, समालोचनात्मक चिंतन ना। विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी जानकारी? रुकिए, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? स्कैनिंग कहते हैं ना। विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। चलिए इस प्रश्न को देखिए। वही ट्रांसफरेशन ऑफ नॉलेज है जी, अंतर्भाषिकता। यानी कि एक भाषा को दूसरी भाषा में मस्तिष्क क्या करता है? अनुवाद कर लेता है, अलग तरीके से समझ लेता है, सोच लेता है अलग तरीके से। है कहे जी। अलग होती है। आपकी मातृभाषा आपकी विद्यालय की भाषा से अलग होती है ना, तो उसमें निर्णय लेने में, ट्रांसलेट करने में इंटरलिंक लैंग्वेज, अंतर्भाषिक, ट्रांसफरेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांस लैंग्वेजिंग मदद करती है। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? कि शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा मातृभाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा यानी विद्यालय की भाषा में कुछ थोड़ा बहुत असमान होते हैं और उसी को समझने में मददगार होती है अंतर्भाषिकता। कुछ तो सहजात भाषा में, कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, कुछ अंतर होता है, ये आपको मारना है। नहीं होता है क्या मातृभाषा और उसमें? शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में रुकावट नहीं। चलिए बी नंबर, सम आश्वासन, आश्वासन दे देना, ये क्या? बी नंबर, सहजात भाषा मातृभाषा में थोड़ा थोड़ा, और कहता है जो लक्ष्य भाषा है टारगेट लैंग्वेज उसमें कुछ अलग अलग होता है और समानताएं पाई जाती हैं। पंजाब जालंधर, जालंधर पंजाब। अच्छा बताइए कौन अर्जन है कौन अधिगम है? जालंधर कहाँ है? राजस्थान में। अब पढ़िए। उत्तर बताइए। क्या है? पंजाबी और तमिल भाषा क्या होगी? अर्जन, और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत। कौन नहीं समझे? इसमें कौन सा विस्तृत पठन नहीं है? विस्तृत पठन देखिए, विस्तृत पठन व्याकरण के लिए पढ़ना, व्याकरण के बहिर्वेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, वही अभी बताया था ना एक्स्ट्रापोलेशन, कैसे व्याकरण की उत्पत्ति हुई, कैसे बेहतरीन यूज करेंगे, उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन। सराहना यानी कि जीवन में सीख के लिए, आनंद के लिए पठन। व्याकरण अधिगम के लिए पढ़ना ये विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। सी अच्छा, अंतर्भाषिकता शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में।
ठीक, बारीक पठन विशिष्ट है। ठीक है। एक भाषा अधिगम अंग्रेजी में कहानी सुनाती, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाया, शिक्षार्थी से कहती है उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए। देख रहे हैं, कहता है तुम्हें जो भी भाषा आती है, यानी तुम्हारी मातृभाषा, मातृभाषा, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में हो जाएगा ट्रांसफर, जिसे हम कहते हैं भाषा अंतरण, भाषा अंतरण, ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो कहता है अंग्रेजी में सुना तो दिया शिक्षक ने, अध्यापक ने, फिर बच्चे से बोला तुमको देखो तुम्हारी जो मातृभाषा है ना, पूरी कक्षा में ये कहानी सुनाओ, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी फिर से तुम ट्रांसलेट करो, फिर से तुम ट्रांसलेट करो। ट्रांस लैंग्वेज करो, ट्रांसलेट करो या ट्रांस लैंग्वेज करो, भाषांतरण। यही कहानी फिर से सुनाओ कक्षा की भाषा में, तुम अपनी मातृभाषा में बताओ, फिर कक्षा की भाषा में, लक्ष्य भाषा में बताओ। इस पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, शिक्षण शास्त्रीय रणनीति, युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? इसे हम दूसरी भाषा व्यवहार नहीं समझोगे आप, क्योंकि आपने पढ़ा है भाषा अंतरण, भाषा स्थानांतरण, लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़े हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग, सेम यही चीज। और उत्तर होगा एक भाषा से दूसरे भाषा का अनुवाद। ए, बहुभाषावाद क्यों नहीं हुआ? यहां पे दिया है टीचिंग, शिक्षण, ये गलत होगा, टीचिंग नहीं, बहुभाषावाद या बहुभाषिकता, बहुभाषा आधारित यदि दिया रहता तो ले लेते। ट्रांस लैंग्वेजिंग होगा एक भाषा फिर कई भाषा का प्रयोग करवाना। ए इज द राइट आंसर। कैसी लगी कक्षा मित्रों? बोलिएगा, बताइएगा। आपका पुनः करेंगे स्वागत पेपर 1 के हिंदी पूरे नए नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।